Okay. So now that we have talked about the relationship between inflation and unemployment in the last class, let's look at reasons behind the existence of the Phillips curve and when does this relationship breaks down. तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमी में आया कहाँ से, हाउ डज़ इट एग्जिस्ट इन एनी इकोनॉमी, एंड ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें ये रिलेशनशिप ब्रेक करे. तो हमने लास्ट क्लास में देखा था that the Phillips curve is nothing but a downward relationship. It is an inverse relationship between inflation rate and unemployment rate. So if I depict pi as the inflation rate and u as the unemployment rate, then this is what the Phillips curve would look like. So this is how the Phillips curve would look like. Now ये जो कॉन्सेप्ट है फिलिप्स कर्व का, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी बिकॉज यू बेसिकली हैव अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं. सो सपोज इफ़ यू लुक एट दिस पॉइंट ए, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इस लेवल पे है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस लेवल पे है. कंपेयर दिस टू अनदर पॉइंट, पॉइंट बी, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट पॉइंट ए से कम है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. तो फिलिप्स कर्व बेसिकली हमें एक ट्रेड ऑफ बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कि अगर आपको इन्फ्लेशन कम करनी है तो आपको आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. ना ये कॉन्सेप्ट, ये रिलेशनशिप फेमस हुआ था 1950s 1960s में, जब एम्पेरिकली बहुत इकोनॉमीज़ इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रही थी. जब इकोनॉमीज़ के इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एक ग्राफ में पॉइंट किया गया तो ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा कर्व ढूंढा गया था. लेकिन थिंग्स बिकेम कॉम्प्लिकेटेड इन 1970s जब ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया. 1970s में जब सेम चीज़ करी गई, उनके इकोनॉमीज़ के इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जब एक ग्राफ में पुट करा गया तो कोई रिलेशनशिप निकल के नहीं आया. In this video, specifically we are going to target this puzzle कि क्यों 1950s और 1960s में फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था और 1970s में वो रिलेशनशिप क्यों ब्रेक हुआ. Okay, so before we actually discuss what happened in 1970s, यहाँ पे हमारे लिए 3 केसेस डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ASAD मॉडल से. एंड हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि आउटपुट अगर बढ़ता है इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल करेगी एंड प्राइसेस और आउटपुट पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, इसीलिए प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. तो लेट्स लुक एट दिस इज़ AS, दिस इज़ AD. और हमें पता है कि जब AD शिफ्ट होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, देन वी नो कि there will be an increase in prices and there will also be an increase in output. Further, if it shifts here, you will notice जैसे जैसे AD राइटवर्ड शिफ्ट होता है वैसे वैसे आउटपुट और प्राइसेस इंक्रीज होते हैं. नाउ दिस इज द केस जहाँ पे AS में कोई चेंज नहीं है लेकिन AD में चेंज है. AD शिफ्ट हो रहा है और AS में कोई चेंज नहीं है. हमने इस स्पेसिफिक केस को रीज़न बताया था फिलिप्स कर्व के एग्जिस्टेंस का और हमने एक्सप्लेन करा था कि जब AD शिफ्ट होता है तो आउटपुट बढ़ता है, जब आउटपुट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा और AD की शिफ्ट की वजह से आउटपुट के इंक्रीज़ के साथ साथ प्राइस में भी इंक्रीज़ होता है. तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ साथ में को एग्जिस्ट करेंगे. नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, which is we are going to use the same framework, ASAD framework, but now instead of shifting aggregate demand, let's shift aggregate supply. Suppose aggregate supply shift hota hai rightwards, we will notice that from the initial point A,
at point B the prices will fall but the output would increase. y एक्सिस पे प्राइसेस है, x एक्सिस पे आउटपुट है. हम देख रहे हैं कि जब AD में कोई चेंज नहीं है लेकिन AS में चेंज है, इस सिनेरियो में प्राइस डिक्रीज हो रही है और आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. आउटपुट के इंक्रीज की वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी. नाउ वी नोटिस दैट with the decrease in prices, unemployment is actually falling. And in this case, it turns out that prices are directly related to the unemployment rate. ये एक ऐसा केस है जिसमें फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप ब्रेक कर सकता है, क्योंकि नाउ इस केस में हमें प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं मिल रहा. थर्ड केस है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों साथ में शिफ्ट कर रहे हैं. सो सपोज दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, एंड सपोज एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट हो रहा है और एग्रीगेट सप्लाई भी शिफ्ट हो रहा है. दिस वाज आवर इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ए. दिस विल बी आवर फाइनल पॉइंट, पॉइंट बी. नाउ इस सिनेरियो में हम एक कोई डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते बिटवीन प्राइसेस एंड आउटपुट, बिकॉज इट डिपेंड्स कि कितना इंटेंसिटी से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है, और उसी पे डिपेंडेंट होगा कि प्राइसेस और आउटपुट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं. सो फ्रॉम दिस थर्ड केस वी कैन से दैट देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन प्राइसेस एंड आउटपुट. सो इवन इन दिस केस द फिलिप्स कर्व विल ब्रेक डाउन. सो अगर हम बात करें इस पज़ल की जो 1970s में पॉप हुई थी, जिसमें फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था, कोई एक डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं मिल रहा था इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में, देन मे बी वी कैन आर्ग्यू दैट इन 1970s द सेकेंड केस एंड द थर्ड केस वॉज प्रेजेंट इन द इकोनॉमीज. तो 1970s के टाइम पे केस 2 और केस 3 प्रेजेंट थे इकोनॉमी में, और शायद वही रीज़न है कि फिलिप्स कर्व उस सिचुएशन में उस टाइम पे ब्रेक डाउन हो गया था. इनफैक्ट 1970 से 2004 तक फिलिप्स कर्व का कोई रिलेशनशिप दिखाई नहीं दिया था इकोनॉमीज़ के डेटा पे. तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हों एग्रीगेट डिमांड की वजह से, तब फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर इकोनॉमी में चेंजेस होंगे एग्रीगेट सप्लाई की वजह से, तब फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर सकता है. नाउ जब हमें पता है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगा और एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट होगा, उस सिचुएशन में फिलिप्स कर्व नहीं एग्जिस्ट करेगा, देन प्रोबेबली दैट्स द रीज़न कि 1970s में हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया. And if you remember, 1970s was also a time when there was a major oil shock, which is that the prices of oil had increased immensely. We also know that aggregate supply का shift cost of inputs की वजह से change होता है. Aggregate supply में कोई भी shift इस वजह से होगा अगर उसकी inputs की cost change होगी, and इनपुट्स की कॉस्ट इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होती है. एंड वी नो कि ग्लोबली ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए थे, जो एक रीज़न है कि क्यों इम्पोर्ट्स के प्राइसेस बढ़े, और इस इम्पोर्ट के प्राइस बढ़ने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हुआ. तो 1970s was the time when aggregate supply was changing a lot more than aggregate demand, and that is the reason why Phillips curve breaks down in 1970s. Whereas if you look at 1950s and 1960s, the prices of imports or the prices of inputs were very stable. 1950s 1960s में aggregate supply बहुत ही stable था. इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो एग्रीगेट डिमांड की वजह से हो रहे थे. एंड दैट इज़ द केस 1, जहाँ पे हमने बात करी कि जब एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है और एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट होता है, तब फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप
ट्रू होता है, फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हम फिलिप्स कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है इकोनॉमी में एवरी टाइम एग्जिस्ट करेगा। इट डिपेंड्स कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रहा है या एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो रहा है। सो अगर सिर्फ एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रहा है और एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है, देन फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। अगर सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट है, देन फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता। और जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं, तब भी फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। अनदर फैक्टर which can affect the relationship between unemployment rate and inflation rate is inflationary expectations. Now economics में एक जो फीचर है एक्सपेक्टेशंस का, वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा सेल्फ फुलफिलिंग होती हैं। मतलब आप जो एक्सपेक्ट करोगे इकोनॉमी में वो एक्चुअलिटी में ट्रू हो जाता है। तो सपोज़ हमने अभी बात करी थी कि एग्रीगेट सप्लाई के चेंजेस होते हैं इनपुट्स की वजह से, एंड वेजेस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द इनपुट। जो वेजेस हम लेबर को देते हैं, दैट कंप्राइजेज इनपुट कॉस्ट। ना इफ़ यू हैव एन एक्सपेक्टेशन, सपोज आपकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन है और आपको एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन होगा, देन इन्फ्लेशन विल एक्चुअली हैपन। सो सपोज आप आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले साल इन्फ्लेशन होगा, देन भले ही इन्फ्लेशन हो या ना हो, आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तब भी फिलिप कर्व चेंज होता है, लेकिन अब फिलिप्स कर्व में शिफ्ट होता है। तो अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, अगर पॉजिटिव इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द फिलिप्स कर्व। क्यों? क्योंकि अब एट द सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्फ्लेशन विल बी हायर, इन्फ्लेशन रेट विल बी हायर बिकॉज इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम हो रही हैं, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा फिलिप्स कर्व में। क्यों? क्योंकि अब एट द सेम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द इन्फ्लेशन रेट विल बी लेसर। सो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी फिलिप्स कर्व में चेंज आ सकता है और फिलिप्स कर्व की स्टेबिलिटी ब्रेक हो सकती है। Again, this factor is also consistent with what we see in 1950s, 1960s and 1970s, that inflationary expectations started rising in 1970s. And that is again the reason why 1970s we do not see the relationship of Phillips curve. 1970s में inflationary expectations बढ़ने लग गई थी, जिसकी वजह से again हम 1970s में जो Phillips curve का relationship है उसको experience नहीं करते हैं। Whereas 1950s, 1960s में inflationary expectations stable थे, जो explain करता है कि क्यों Phillips curve 1950s, 1960s में stable था और 1970s में उसकी stability break हुई। So inflationary expectations also bring changes in the Phillips curve.